आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो से संसद सदस्य और जिन्होंने छात्रों और युवाओं के बीच में लंबा संघर्ष कर इस मुकाम को पाया है, ऐसे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। कपिल जी दिल्ली से पधारे हैं, कपिल जी को बहुत स्वागत। कपिल जी के लिए भी ताली। क्या हुआ है कि थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ गया, मुझे जिम्मेदारी दी गई थी स्वागत भाषण की, तो आयोजक गण अगली बार भी मुझे बुलाएं, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। क्या होता है, किसी भी कार्यक्रम में आप जाओ तो दो तीन लोगों का ध्यान जरूर रखना पड़ता है। एक तो जो संचालन कर रहा है, उससे यदि आप दोस्ती वोस्ती कर लो पहले से मालूम हो तो आपकी अच्छी तारीफ हो जाती है। एक जो आयोजक गण है, उनकी भावना का आप ध्यान रखो तो अगले कार्यक्रम में आपको फिर से बुला सकते हैं। तीसरा जो कैटरर होता है, जो भोजन वोजन की व्यवस्था करता है, उससे सेटिंग कर लो, वेटर वेटर से तो भोजन अच्छा मिलता है। और चौथा जो फोटोग्राफर रहता है, उसको ठीक से देखो तो वो सामने से अच्छी फोटो ले लेता है। इसलिए आयोजक गणों ने मुझे जो काम दिया था उसका थोड़ा बहुत मैं जिक्र करूंगा और उसके बाद 2-4-5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। फिर भाई बीडी शर्मा जी हमारे बीच में बात करेंगे, और क्योंकि हम दोनों को भी उसी मीटिंग में जाना है जिसमें हितानंद जी और शिव प्रकाश जी गए हैं, तो हम आपसे विदा लेंगे। तो मैं कपिल जी का स्वागत करता हूं, प्रदीप जी का स्वागत करता हूं, विजय मनोहर तिवारी जी का स्वागत करता हूं, डॉक्टर निशांत खरे जी का स्वागत करता हूं, हमारे विपुल जी का स्वागत करता हूं, और आप सब जो हमारे युवा साथी यहां उपस्थित हैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। मैं बहुत बधाई दूंगा डिजिटल हिंदू के इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं का। यह बात सही है कि इस देश का एक जोरदार पक्ष रहा है कि हम हिंदू हैं, इस बात की जानकारी हमें ही देने का समय समय पर यह प्रयास किया जाता है। आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो टेलीफोन से लेकर और अभिवादन तक एक नारा चला कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मतलब यह हो गया था कि उससे पहले आदमी यदि अपने आप को हिंदू कहता था तो उसको गर्व महसूस नहीं होता था। पर धीरे धीरे स्थितियां परिस्थितियां अच्छी हुई। डिजिटल हिंदू कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर शिव प्रकाश जी ने और हितानंद जी ने आपको विस्तार से बताया। यह बात सही है कि इस हिंदुस्तान में आदि अनादि काल से हमारी संस्कृति को, हमारी पुरातन परंपराओं को, हमारी वो कुछ पहचान जो हमें दुनिया का लीडर बनाती थी, जो दुनिया का जिसके कारण हमने नेतृत्व किया, उस पर कुठाराघात करने का षड्यंत्र चला। यह हमारे देश का दुर्भाग्य था कि मुगल आए, मुगलों ने हम पर राज किया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हम पर राज किया। 1947 के बाद यह देश आजाद हुआ, जब लगता था कि इस देश में स्वदेशी लोग हम पर राज करेंगे, पर दुर्भाग्य था कि राज उन्हीं ने किया जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे, जो क्रिएटेड थे। एक परिवार ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, हमें समझ में नहीं आया। अंग्रेज चले गए परंतु अपने वारिसों को यहां पर छोड़ के गए, ये कहते हुए मुझे इस मंच से कहीं संकोच नहीं होता। 1947 के बाद लगातार लगभग 50-55 वर्षों तक वो परिवर्तन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जो कुछ अंग्रेज चाहते थे वो इस देश में एक नेहरू परिवार के कारण वो होता रहा। पर कहा जाता है कि परिवर्तन आता है, कहा जाता है कि कहा है, एक किसी शायर ने कहा है कि किरण नूर की जुल्मात पर भारी होगी, रात उनकी है मगर सुबह हमारी होगी। यह बात सही है कि मुगलों के बाद अंग्रेज के बाद ये कांग्रेस का शासन, वो अंधेरा था, पर एक सूरज आया, और सूरज के बाद यह बात निश्चित हुई कि इस देश में इस बात की चर्चा होगी कि हम यदि अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं तो हम प्रगतिशील हैं,
यदि हम अपनी पुरातन परंपराओं की बात करते हैं तो हम प्रगतिशील हैं। इकबाल क्या कह के गए थे आजादी के पहले कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। ये कब इकबाल कह के गए? आजादी के पहले। और भाइयों और साथियों, आज हम देख रहे हैं वही हो रहा है। वामपंथी लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इस देश में वो माहौल बना के गए कि इस देश की संस्कृति की, इस देश की हिंदू की, इस देश की परंपरा की, इस देश की मूल की, इस देश की जड़ की, इस देश की भावना की, इस देश के भाव की, इस देश के धर्म की बात हम यदि करते हैं तो हमें अलग थलग कर दिया जाता है। पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज युवा जगह है। आज मैं यहां पर, मैं तो ज्यादा इस विधा से उतना ही जुड़ा हूं जितना जुड़ना चाहिए था, शायद पर ज्यादा जुड़ना था, उतना जुड़ नहीं पाया। पर इस कार्यक्रम में जो लोग आए उनके बारे में मेरे बेटे ने कल और आज बहुत बताया कि पापा ये लोग ये लोग ये लोग। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि अब इस देश में खड़ा हो रहा है मामला। इस सदन में मैं ये कहूंगा कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो हो सकता है कोई कहे कि आतंकवाद, कोई कहे महंगाई, कोई कहे नक्सलवाद, कोई कहे बेरोजगारी। और मुझे लगता है कि इस देश की यदि सबसे बड़ी समस्या है तो वो सांस्कृतिक आतंकवाद है। इस देश में हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करने का एक बड़ा षड्यंत्र चला है। वो गाहे बगाहे मुगलों के समय शुरू हुआ, मैकॉले ने उसको एस्टेब्लिश कर दिया। मैकॉले की शिक्षा पद्धति के बाद इस देश की संस्कृति को, इस देश की, आपको मालूम होगा जब मैकॉले को इस देश में भेजा गया तो बिना किसी मिनिस्ट्री का उनको मिनिस्टर बना गया। और ब्रिटेन ने, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने ये विचार किया कि हिंदुस्तान को परमानेंट रूप से हमें गुलाम कैसे बनाना है। तो लॉर्ड मैकॉले को ये व्यवस्था दी गई, ये काम दिया गया कि आप हिंदुस्तान जाओ, आपको सब फैसिलिटीज मिलेंगी, आप हिंदुस्तान में रहिए, हिंदुस्तान को स्टडी करिए, उसके सोशल क्या वैल्यूज हैं, उसकी सोशल व्यवस्थाएं क्या हैं, इस पर विचार करिए, उस समाज को विचार करिए। और अंग्रेज हुकूमत को ये पेपर सौंपिए कि हिंदुस्तान को परमानेंट रूप से गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। लॉर्ड मैकॉले आए, उनको मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, बिना पोर्टफोलियो के वो मिनिस्टर थे। 1.5 साल 2 साल तक वो हिंदुस्तान में घूमे। और उसके बाद जब वो ब्रिटेन पार्लियामेंट में गए और उन्होंने जब अपनी जो रिपोर्ट था उसको टेबल किया तो उन्होंने यही लिखा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा, मुझे हिंदुस्तान में कोई चोर और कोई भिखारी नहीं मिला। उसका यदि कोई कारण है तो इस देश की संस्कृति, इस देश की वैल्यूज, इस देश की पुरातन परंपराएं, इस देश के परिवार, इस देश के परिवार के संस्कार। और उन्होंने कहा यदि इस देश को परमानेंट रूप से गुलाम करना है तो हमें मानसिक रूप से यह स्थापित करना पड़ेगा कि इस देश की संस्कृति खराब है, इस देश की भाषा खराब है, इस देश की परंपराएं खराब है। और उसके बाद उन्होंने शिक्षा पद्धति को लागू किया और वही शिक्षा पद्धति आज तक चलती रही। इसके कारण इस देश में यह स्थापित किया गया कि जो हमारा है वही खराब है। पर भाइयों और साथियों, हमें यह बात स्थापित करना, जैसे कि हितानंद जी ने भी कहा और शिव प्रकाश जी ने भी कहा कि यदि हम साइबर योद्धा हैं तो हमें करना क्या है? हमें यही करना है कि इस देश की संस्कृति को, कि जिस वर्ग में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा चलता है, जिस वर्ग में ये सब चीजें चलती हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें सही रास्ते पर लाना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि हम ये स्थापित करें कि इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश की परंपराएं, ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में आज जो विषय है जिनको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, चाहे वो पर्यावरण का विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो शांति का विषय हो, चाहे वो एक दूसरे देशों के संबंधों की बात हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं। इन सब समस्याओं का निराकरण यदि करना है तो उसके लिए केवल और केवल एक ही सूत्र है कि हिंदू दर्शन को अपना लो, सनातन दर्शन को अपना लो, ये सब समस्याओं के हल पूरी दुनिया को मिल जाएंगे। पर्यावरण को लेकर जितना साइंटिफिक सोच हमारा है, हम नदी को मां कहते हैं, हम पहाड़ को की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने उसको धर्म से जोड़ने की बात की। इतना साइंटिफिक, इतना वैज्ञानिक विचार किस धर्म में, किस संस्कृति में है?
हम शांति की बात करें, हम कहते हैं, हम एक दूसरे को स्पेस देने की बात करते हैं। एक दिन बीटीआई बहुत जोरदार मामला हुआ। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि इंग्लिश के कुछ शब्दों का हिंदी में मैं सोच रहा था क्या क्या है, तो मेरे विचार में आया कि सहिष्णुता का हिंदी इंग्लिश शब्द क्या है? कोई बताएगा यहां पर? है इनटॉलरेंस कैसे हो गया? तो उल्टा बोल रहे हो आप, टॉलरेंस। और कोई बोलिए गलत है ये। मैं इस सदन में अंग्रेजी जानने वाले मुझसे ज्यादा होंगे, बताइए सहिष्णुता का अंग्रेजी शब्द। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहिष्णुता नहीं। भाई साहब, सहिष्णुता केवल हिंदी शब्दकोश में है, क्योंकि सहिष्णुता केवल हिंदू में होती है, दुनिया में और किसी में होती ही नहीं। सहनशीलता और सहिष्णुता में बहुत अंतर है। सहनशीलता मजबूरी में ही हो सकती है, दबाव के कारण, लालच के कारण हम सहन करते हैं, पर सहिष्णुता बिना किसी लालच के कारण होती है। मानव संस्कृति के उत्थान के लिए सहिष्णुता होती है, और वो केवल हिंदुओं में है, अंग्रेजी में नहीं है, उर्दू में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, किसी दुनिया की भाषा में आपको सहिष्णुता का, मैं आज यदि नहीं समझ पा रहे, जो अंग्रेजी जानने वाले हो, जब जिस दिन पता लग जाए मुझे बता देना। अंग्रेजी शब्दकोश में सहिष्णुता है ही नहीं विजय भाई। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके विचार में नहीं है। यदि सहिष्णुता है तो वो केवल मेरे धर्म में है। विश्व कल्याण की बात केवल हम करते हैं, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, और विश्व का कल्याण हो। ये नहीं बोला विश्वास का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की बात यदि की है तो हमने की है। इस दुनिया को दिशा दिखाने की बात की है तो वो हमने की है। अब यही विचार को हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार प्रसार करना है। हमें बताना पड़ेगा, हमें युवाओं को बताना पड़ेगा कि अपना यदि कुछ है वही सर्वश्रेष्ठ है। और यदि इस देश की संस्कृति को, इस देश के मूल को हमने सहेज कर नहीं रखा, तो जैसा इकबाल कह के गए थे कि आगे वाला जो भविष्य है ना, वो हमारे लिए अंधकारमय होगा। इसलिए यदि आज के डिजिटल हिंदू इस समागम में यदि हम उपस्थित हैं, तो हमें इस बात का विचार करना होगा। क्योंकि क्या है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है कि यही सबसे ज्यादा अनसोशल है। नाम सोशल है, पर इसकी जो एक्टिविटी है, जिसमें वामपंथी जुड़े हैं, जिसमें एंटी सोशलिस्ट जुड़े हैं, वो केवल और केवल अनसोशल बात ही करते हैं। उल्टा ही मामला ही उल्टा हो गया है। तो सोशल मीडिया को सही दिशा यदि दिखा सकते हो तो आप दिखा सकते हो। हमें विचार करके, हमें आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना है कि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारा पुरातन परंपरा है। अब आप बताओ, मुझे कहते हुए कहीं नहीं, बहुत सारे लोग मेरे इस बात को लेकर, क्योंकि मीडिया के बहुत सारे ग्रुप ने इस मुहिम को चलाया है कि साल भर पानी बचाने की मुहिम नहीं चलती, जब होली होती है तभी पानी बचाने की चिंता होती है। वही लोग जो पानी बचाने की बात करते हैं होली पर, उनकी गाड़ी चमचमा जाए इसलिए साल भर लाखों गैलन पानी बर्बाद हो जाता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात पूरी दुनिया में पटाखे चलते हैं, तब एयर पॉल्यूशन नहीं होता, तब नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता। पर मेरी दीपावली आएगी तभी एयर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि होली मेरी परंपरा, दीपावली मेरी परंपरा, मेरी संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए सब होता है। और इन सब को प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को मिलता नहीं है। इसलिए भाइयों और साथियों, यदि हम सही रूप में इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं, सदुपयोग करना चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि हमारी बातें तेजी से जाएं, ताकत के साथ जाएं, और केवल अपनी बात ही नहीं, दोनों बातें हैं ये इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो हमें अपनी बात भी पहुंचानी है, और जो दूसरा हमारे खिलाफ बात करना, उसका प्रतिकार भी हमें ताकत के साथ करना है। मैं बहुत बधाई दूंगा। वैसे मुझे ज्यादा इस विषय पे इसलिए नहीं बोलना चाहिए,
क्योंकि एक बार गांधी जी का किस्सा मुझे याद आया। गांधी जी बहुत पॉपुलर थे और समाज के बहुत सारे वर्ग के लोग उनको अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए भी बहुत बार उनसे बात करते थे। और गांधी जी ने एक समय नियत किया था कि अपने आश्रम में वो एक समय था कि जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठते थे। एक बार गांधी जी अपने आश्रम में बैठे तो एक बुजुर्ग महिला आई और उसने आकर, क्योंकि लाइन लगती थी बहुत देर, उसने वेट किया और उसके बाद जब उसका नंबर आया तो गांधी जी के पास आई। गांधी जी ने कहा, भाई बता तेरी क्या समस्या है? तो उसने कहा, गांधी जी मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा बहुत गुड़ खाता है, अच्छा माई तो एक काम करना 3 दिन बाद आना। तो वो महिला चली गई। 3 दिन बाद वो फिर आई। 3 दिन आई तो लंबी लाइन लगी थी, वो बहुत देर तक खड़ी रही। जब उसका नंबर आया तो वो गांधी जी के पास आई। गांधी जी ने कहा, माई बता क्या बात है? उन्होंने कहा, साहब मैं 3 दिन पहले आई थी, आपको मैंने बताया था कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। और ये गांधी जी कह रहे, बेटा बहुत गुड़ खाता है? बेटा एक काम कर, ज्यादा गुड़ मत खाया कर, ज्यादा गुड़ खाना खराब बात होती है। बस ये बोल के गांधी जी ने इशारा किया कि दूसरे को भेजो। वो एकदम निकल पड़ी। उसने गांधी जी से कहा, गांधी जी अजीब से आदमी हो आप, मैं 3 दिन पहले आई, इतनी दूर से आई, चल के आई, लाइन में लगी, आपके पास आई, आपको बताया कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आपने कहा 3 दिन बाद आना, मुझे लगा आप कोई उपाय बताओगे। आज मैं आई, आपने छोटी सी बात बोली कि बेटा ज्यादा गुड़ मत खाया कर, ज्यादा गुड़ खाना खराब बात होती है। यदि यही बोलना था 3 दिन पहले बोल देते। गांधी जी हंसे। गांधी जी ने कहा, बेटा माई कैसे बोलता, 3 दिन पहले तो मैं भी बहुत गुड़ खाता था, पहले मैंने 3 दिन में अपने गुड़ खाने की आदत को समाप्त किया, उसके बाद मैं गुड़ नहीं खाना। तो मैं बहुत डिजिटल के बारे में आपको बोल नहीं सकता, बस मैं ये कह सकता हूं कि इसका सदुपयोग समाज कर सके, इसका प्रयास आपको करना होगा। युवा साथियों, आपके हाथ में, आपके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है, हमारी संस्कृति बचाने की जिम्मेदारी है। और युवाओं ने यदि ठान लिया तो निश्चित रूप से हम किसी भी क्रांति को ला सकते हैं। आप पूरी दुनिया का जब से इतिहास देखोगे, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, या दुनिया के कोई भी महापुरुष हो, किसी भी क्रांति की बात करो तो उसमें केवल और केवल युवाओं ने उसका नेतृत्व किया है। किसी ने कहा है, जवानी ना रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती ना बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह ना मोड़ा। ऐसी जवानी को मैं ललकारता हूं, ताकत के साथ खड़े होइए। इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करिए। हम ताकत के साथ इस हिंदुस्तान के दर्शन को पूरी दुनिया में पहुंचाएं, क्योंकि मैं ये मानता हूं बीडी भाई भी युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं भी कहीं ना कहीं गाहे बगाए युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं हर समय कहता हूं कि इस देश का युवा विवेकानंद बनने को तैयार है। जरूरत है तो केवल हमें रामकृष्ण परमहंस की जरूरत है। इस देश के युवा को भी रामकृष्ण परमहंस मिल जाए तो इस देश का युवा भी विवेकानंद बन जाएगा। भोपाल में आप आए हो, भोपाल में कपिल भाई और बाकी भोपाल के से बाहर से लोग आए हैं, तो हमारे यहाँ दुष्यंत त्यागी एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। उनकी 2 पंक्तियां बोल के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो हमारे इस पूरी डिजिटल हिंदू कॉन्फ्रेंस का, इस कॉन्क्लेव का पूरी तरह से सार हो सकता है। उन्होंने कहा है, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग आओ जल गई। ऐसी यहां जान निकल गई बोल बोल के। हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग।
इस आग को प्रज्वलित रखिए। ये देश, ये भारत मां हमें पुकार रही है। इस भारत मां के भाल पर केसरिया तिलक लगाकर, भगवा लहराकर इस देश को, इस दुनिया का सिरमौर बनाएंगे। अपनी अपनी क्षमता का सदुपयोग करते हुए डिजिटल हिंदू के इस क्रांति को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।